किला इज़नक बुरसा को हासिल करने के बाद ओरहान गाजी ताकतवर हो चुके थे। रूम अब चूँकि ओरहान गाजी की ताकत को समझ चुका था, इसलिए अब उसे डर था कि कहीं ओरहान गाजी इज़मत को हासिल ना कर लें, क्योंकि अज़मीत समुंदर के साथ लगता था। इस अहमियत को ओरहान गाजी भी समझते थे, इसलिए ओरहान गाजी जल्द ही अज़मीत को हासिल करना चाहते थे। अज़मीत के अलावा जेमलिक शहर के आसपास रूमी शहर भी बहुत अहमियत के हामिल थे। दूसरी तरफ गेमलिक और अज़मीत शहर से अब रूमियों का कोई ज़मीनी राब्ता न था, इसलिए इन शहरों का मुहासरा ओरहान गाजी के लिए आसान था। रूमियों ने अज़मीत को बचाने के लिए बहुत अहमियत दी और इसके दिफा के लिए ख़ास तौर पर तैयारियां की थीं। चूँकि ओरहान गाजी समझते थे कि अज़मीत को ज़मीनी मदद तो नहीं मिल सकती, लेकिन बहरी मदद आ सकती है, इसलिए उन्होंने पहले यही फैसला किया कि आपने उस्मानी कमांडर कारा मुरसल ही को, जो इससे पहले कारेसी गुलारी में खिदमात अंजाम दे चुके थे और बहरी मामलात को अच्छी तरह समझते थे, इनको खलीज अज़मीत में बहरी जहाज़ों के ज़रिए एक सरहद तामीर करने को कहा, ताकि जो रूमी मदद पौनी के ज़रिए आनी थी उसे रोका जा सके। 1334 में इज़नक की फतह के 3 साल बाद अनातोलिया का एक और अहम शहर गेमलिक भी ओरहान गाजी ने हासिल कर लिया। गेमलिक या जेमलिक की फतह के 4 साल बाद अरमोतलो शहर को तुर्कों ने हासिल कर लिया। इस तरह अनातोलिया में अब रूम का वाहिद शहर अज़मीत ही बचा था। 1337 में अज़मीत चूँकि बंदरगाह के लिहाज से एक बड़ा शहर था, इसीलिए इसको कुस्तुनतुनिया का दरवाज़ा भी कहा जाता था। अगर कोई कुस्तुनतुनिया को फतह करने का ख्वाब देखता था तो इसकी पहली सीढ़ी अज़मीत थी, क्योंकि इस समुद्री रास्ते के ज़रिए ही आगे चलकर कुस्तुनतुनिया को फतह किया जा सकता था। एक अजीम बहरिया के लिए अज़मीत को हासिल करना ज़रूरी हो चुका था। दूसरी तरफ रूमी शहनशाह, जो अज़मीत की अहमियत को समझता था, इसने अज़मीत की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सिर्फ अपने ख़ानदान के अफराद को दी जिन पर वो एतमाद करता था। उस वक्त अज़मीत में शहज़ादी मारी का भाई कोलोयानीस की हुकूमत थी। शहज़ादी मारी वही शहज़ादी है जिसे अलहानी सल्तनत के हुक्मरान गज़ान खान के सामने पेश किया गया था। कोलोयानीस ने अज़मीत को बचाने के लिए अपने घुड़सवारों को किले से बाहर भेजकर दिफा करने का हुक्म दिया। ताहम तमाम घुड़सवार जो बाहर निकले थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया। जब उस्मानियों ने इन घुड़सवारों को अज़मीत की दीवारों पर फेंका, तब अज़मीत के महाफ़िज़ रोमियों पर खौफ तारी हो गया। इसके बाद कोलोयानीस ने अज़मीत शहर को मज़ीद खून खराबे के बगैर ही ओरहान बे को देने का फैसला किया। इस तरह मशरकी रोम का आखिरी बड़ा शहर अज़मीत उस्मानी हुकूमत के तहत आ गया। इस इलाके का नाम उस्मानी कमांडर अक्चा कोजा के नाम पर रखा गया। इस शहर का नाम तब्दील करके कोजा अली रख दिया गया। इस तरह ओरहान गाजी ने अनातोलिया में मशरकी रोम तसल्लुत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया और कुस्तुनतुनिया शहर के लिए राह हमवार कर दी। रोमियों के पास अब अनातोलिया में चंद ही किलों के अलावा एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं था। अब सल्तनत उस्मानिया मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो चुकी थी, एक रियासत बन चुकी थी। आसपास की अमारात ने जब देखा कि ओरहान गाजी बहुत ताकतवर हो चुके हैं, तो उन्होंने ओरहान गाजी से वफादारी का सही रास्ता इख्तियार किया। इन अमारात में से कारेसी ज़मीनों का हुक्मरान, जिसका नाम अजलान बे था, जो सल्जोकों में से था, सर फरिस्त था। इसने बहुत सी ज़मीनें हासिल की हुई थी और इसके अख्तियार में माल व असबाब के साथ साथ फ़ौजी क़ुव्वत की फरावानी थी। सल्तनत उस्मानिया के क़याम के आगाज़ से ही कारेसियों ने उस्मानियों के साथ अपनी दोस्ती और कुर्बत जारी रखी, यहाँ तक कि अजलान बे का बेटा तुरसन बे ओरहान गाजी के पास एक मदरसे में तालीम हासिल करता था और अजलान बे की ख्वाहिश के मुताबिक ही वो ओरहान गाजी के यहाँ परवरिश पा रहा था। ओरहान गाजी तुरसन बे को अपने बेटों से अलग नहीं समझते थे, यानी
उस्मानी रियासत में तुर्सन बे को बहुत इज्जत मिलती थी। कुछ ही अरसा के बाद कारेसी बे अजलान बे का इंतकाल हो गया। 1341 में उनके बड़े बेटे दामीर खान बे, जो उनके साथी थे, उसने अपनी बाप की जगह ले ली, फौज और हुकूमत पर कब्जा कर लिया। तुर्सन बे के होते हुए दामीर खान बे का बाप की नशिस्त पर कब्जा कर लेना वहाँ के काबिल जिक्र लोगों और सरदारों को बिल्कुल भी पसंद न आया। उन्होंने कारेसी वजीर को दरखास्त दी, जिनका कारेसी रियासत पर हुक्म चलता था कि वो दामीर खान के बजाय तुर्सन बे को कारेसी तख्त पर देखना चाहते हैं। कारेसी वजीर हाजी अलबे उन लोगों में से था जो उस्मानियों के साथ मिलकर कुफार से लड़ना चाहता था, यानी वो तुर्सन बे और ओरहान गाजी का हमायती था। इसलिए वजीर हाजी ने तुर्सन बे और ओरहान गाजी को मकतूब भेजा और सूरत हाल से आगाह किया। तुर्सन बे चूँकि ओरहान गाजी को अपने सुल्तान की तरह समझते थे, इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि ओरहान गाजी उनके साथ अपने सिपाही लेकर चलें और इक़्तिदार की मुंतकली में उनकी मदद करें। चूँकि सूबा अलोबात फौज के रास्ते में था और यहाँ से गुजर कर ही कारेसी रियासत में दाखिला करना था, इसीलिए इस सूबे को रूमियों से ले लिया गया। इसके बाद सूबा किरमस्ती भी था, जिसकी हाकम करमस्तोरी नामी एक खातून थी, जो रूमी कैसर की नस्ल से थी। ये ज़िला, जो अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से मशहूर है, इस औरत का ही था। जो ही इस औरत को ओरहान बे की आमद का मालूम हुआ तो बगैर मुकाबले के किरमस्ती सूबा सल्तनत उस्मानिया में उसने दे दिया। किरमस्ती के साथ ही मिहालिक सूबा भी था, जो कि करमस्तोरी के भाई का ही था। इसने भी ओरहान गाजी से लड़ना मुनासिब न समझा और अपनी ज़मीन सल्तनत उस्मानिया को दे दी। इन रूमी ज़मीनों पर कब्जे के बाद ओरहान गाजी ने कराची के सरकारी मरकज़ बल्किसर शहर की तरफ अपना मार्च जारी रखा। चूँकि दामीर खान को मालूम था कि वो ओरहान गाजी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो मरकज़ से भाग गया और अपने आप को बरगवा किले में बंद कर दिया। जब ओरहान गाजी और तुर्सन बे मरकज़ में पहुंचे तो वज़ीर के साथ साथ तमाम सरदारानों ने शहर को इनके हवाले किया और ओरहान गाजी का हाथ चूमकर अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। इसके बाद दामीर खान के ताक़ब में ओरहान गाजी किले की तरफ गए, लेकिन किले से दूर ही खड़े रहे और एक मकतूब लिखा, जिसको दामीर खान का दूसरा भाई तुर्सन बे लेकर गए। इस खत में ओरहान गाजी ने दामीर खान को अपना पैगाम पहुंचाया और कहा कि हम किसी मुसलमान को जान से मारना हराम समझते हैं, बशर्ते कि माकूल वजह हो। इसलिए हम तुमको बातचीत और अमन की दावत देते हैं। इसलिए इस झगड़े को मायदे में तब्दील करते हैं और भाईचारे को मजबूत करते हैं। यह पैगाम लेकर दामीर खान का भाई और कारेसी बे का जानशीन तुर्सन बे लेकर गया। चूँकि तुर्सन दामीर खान की तरफ से किसी खतरे का सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए बगैर हिफाजती इक़दाम के किले के सामने गया, लेकिन दामीर खान ने किले से अपने भाई पर एक तीर चलाया, जिससे तुर्सन बे की शहादत हो गई। तुर्सन बे की वफात पर इनके तमाम हामी ओरहान बे के खेमे तक पहुंचे और ओरहान गाजी को तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जिससे ओरहान गाजी को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन वो शदीद गुस्से में भी आ चुके थे। ओरहान गाजी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने कारेसी रियासत के तमाम किलों को खतूत लिखे और तुर्सन बे के कत्ल और दामीर खान की बगावत से आगाह किया। खतूत में लिखा गया कि चूँकि तुर्सन का कत्ल माफ़ नहीं किया जाएगा, जो ओरहान गाजी की अमायत और सल्तनत उस्मानिया में दाखिल होगा, इसे अमान दी जाएगी, लेकिन जो कातिल दामीर खान की हमायत करेगा तो उनकी तलवारों का फिर उसे मज़ा चखना पड़ेगा। कराची अमारत के तमाम किलादारों ने जवाबी खतूत लिखे और ओरहान गाजी की अमायत का ऐलान किया, जिससे कराची अमारत अब उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन चुकी थी। दूसरी तरफ जब ये खबर दामीर खान तक पहुंची तो उसने हथियार डाल दिए और ओरहान गाजी से माफ़ी मांगी और जान बख्शने की दरख्वास्त की। ओरहान गाजी के हुक्म पर उसे बुरसा रवाना कर दिया गया, जहां वो कैद में ही मर गया। ओरहान गाजी ने सूबा कराची का इंतज़ाम अपने बड़े बेटे सुलेमान पाशा के सुपुर्द किया और कराची सूबे को ताकतवर लोगों के
ہاتھوں میں دیا، جن میں حاجی البے، غازی فاصل، ایس پی بے اور آئرنس بے بھی شامل تھے۔ برسا شہر، جس کی تعمیر بڑی حد تک مکمل ہو چکی تھی، سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بن گیا، جس کا گورنر اورحان غازی کے چھوٹے بیٹے شہزادہ مراد کو مقرر کر دیا گیا۔